आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामनाथ में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की हिंदी और जीएस की वीडियो के साथ साथ अब आपको प्रतिदिन मैथमेटिक्स की भी वीडियो मिलेगी। मैथमेटिक्स जिसमें संख्यात्मक तथा मानसिक योग्यता के 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। मैथमेटिक्स यानी कि उसमें संख्यात्मक न्यूमेरिकल एबिलिटी भी होती है और मेंटल एबिलिटी भी होती है। टोटल 38 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट पर डे एक वीडियो मिलेगी। ये पार्ट फर्स्ट है, 2 पार्ट में एक प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट होगा जिसमें 38 क्वेश्चन होंगे। यानी आज की वीडियो में हम आपको 19 क्वेश्चन कराएंगे और अगर आपने इस कंप्लीट वीडियो को पूरा देख लिया तो इसकी गारंटी है कि आपको मैथमेटिक्स में डर आपका खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3√16। 3√16 क्या है? अपरिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है, पूर्णांक है कि अभाज्य संख्या है? तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए 3 लिखा है, 3√16 की वैल्यू कितनी होती है? इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। अब 3 × 4 कितना आया? 12 आया। 12 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। क्या है ये? पूर्णांक संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। काल्पनिक संख्या जब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए और कोई भी नंबर लिखा हो इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 फैक्टर होते हैं। तो ना ये 12 जो है अभाज्य संख्या है, ना काल्पनिक संख्या है, ना अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। सब लोग जानते हैं पूर्णांक क्या होता है। 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, 0 -1 -2 -3 और -इनफाइनाइट तक बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो 12 क्या है? 12 क्या है? पूर्णांक संख्या। इसका सी ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सीरीज में लेके आए हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x से अधिक है। अब दिखने में तो यही लगता है, कोई बच्चा पहली बार इस क्वेश्चन को अगर देखेगा तो उसको यही लगेगा कि अगर x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान कितना ज्यादा होगा? 25%, जबकि 25% इसका गलत जवाब है। इस टाइप से अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपको बता रहे हैं। आप इधर लिखिए क्या? x, क्या लिखना है? x। 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, x और y। हमेशा देखिए क्या लिखा है? यदि x का मान y के मान से 25% कम हो। भाई y के ऊपर x डिपेंड कर रहा है, तो जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको हम कितना मान लें? 100। x क्या कह रहे हैं कि x का मान y से 25% कम है। अब 100 माना है तो ये 25 कम होगा तो कितना होगा भैया? 75 होगा। अब कहे क्या रहे हैं क्वेश्चन में कि y का मान x से कितना ज्यादा है। तो कभी भी परसेंटेज में निकालना हो तो वैल्यू में पहले आप बताइए कि y का मान x से कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है ना? तो ये 25 आपको ऊपर लिख लेना है। अपान में किससे ज्यादा है? 75 से 25 ज्यादा है तो अपान में वो लिख लेना है। परसेंटेज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो अब देखिए 25 का ये 3 गुना है। 100 को जब 3 से भाग करेंगे आप, किसको? 100 को अगर आप 3 से भाग करते हैं तो कितना आता है? 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। इसका मतलब इसका जो ए ऑप्शन है वो क्या है? सही जवाब है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आप ये देखिए जो 2 लोग हैं उनको आप टॉप पे लिखें, फिर देखें कि कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर। कह रहे हैं x जो है वो y से 25% कम है, तो y के ऊपर डिपेंड हो रहा है। जो जिस पे डिपेंड हो उसको 100 मानना है। सबसे इजीएस्ट कौन सा है? 100, क्योंकि प्रतिशत की अगर जब क्वेश्चन है तो 100 मान लिया। अब 25 कम है, पूछ रहे हैं कि y कितना ज्यादा, वैल्यू में कितना ज्यादा, उसको टॉप पे लिखना है। किससे ज्यादा है या किससे कम है उसको अपान में लिखना है। और परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जो भी
क्वेश्चंस की जो हम ट्रिक आपको बता रहे हैं इनको आप एक जगह नोट करते रहिए, कॉपी पे नोट करते रहिए। जो भी ट्रिक आपको बता रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए बेहद बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिखने में थोड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है कि √32 प्लस √48 अपान √8 प्लस √12। देखिए कभी भी आपको इस तरह से करना हो तो आप पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। भाई √32 का मतलब कितना हुआ, 32 लिखा है तो कितना है, इसको प्राइम फैक्टराइज करें, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड का अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो उसको हम बता दें, अभाज्य गुणनखंड इसी को बोलते हैं। 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, कितना बचेगा, फिर 2 से जाएगा, 4 बचा, फिर 2 से गया 2 बचा, फिर 2 से गया 1 बचा। ठीक, तो ये जो है ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड इसको बोलते हैं। तो 32 का हमने किया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। भाई 48 का करें, पहले 2 से चला जाएगा 24 बचेगा, फिर 2 से जाएगा 12 बचेगा, फिर 2 से जाएगा 6 बचेगा, फिर 2 से जाएगा और फिर लास्ट में 3 से जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, कितनी जल्दी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखो 8 लिखा है, 8 को 2 से भाग कर देंगे कितना बचेगा 4, फिर 2 से भाग करेंगे कितना बचेगा 2, फिर 2 से करेंगे कितना बचेगा, कुछ नहीं 1 बचेगा, प्लस √12, 12 का करना है 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, जानते हैं अंडर रूट में अगर कोई भी नंबर पेयर में हो, जोड़े में हो तो उसको बाहर ला सकते हैं। देखो ये आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा बाहर, कितना हुआ 2 2, 4 आ गया बाहर √2, प्लस ये आ गया बाहर, ये आ गया बाहर 4 √3। इसमें एक पेयर बाहर आ पाया 2 √2, इसमें ये वाला पेयर बाहर आ गया 2 √3। ऊपर से 4 कॉमन है तो क्या बचा √2 प्लस √3। नीचे 2 कॉमन है √2 प्लस √3, ये कट गए पूरे पूरे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 2। जो भी ऑप्शन इसमें मैच कर जाए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक पासे को फेंका जाता है, पासा मतलब लूडो का पासा, एक पासे को फेंका जाता है, उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। सम संख्या, भाई किसी पासे को आप अगर फेंकते हैं, किसी पासे को अगर आप फेंकते हैं तो टोटल कितने केस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक, हम क्या चाहते हैं भैया, या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए, क्योंकि यही हमारी सम संख्या है। तो प्रायिकता ज्ञात करना है। प्रायिकता को शॉर्टकट में पी से लिखते हैं। प्रायिकता है, प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति और अपान में कुल स्थिति। ये फार्मूला आप याद रखें, प्रायिकता के जितने क्वेश्चन है आपके लग जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में जितने भी प्रायिकता के क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ यही फार्मूला आपको अप्लाई करना है। क्या, प्रायिकता इक्वल्स टू क्या, अनुकूल स्थिति, अनुकूल परिस्थिति कहें या अनुकूल स्थिति कहें, अपान में कुल स्थिति या कुल परिस्थिति। तो देखो अनुकूल, हमारे अनुकूल कितने नंबर, हम क्या चाहते हैं, सम संख्या चाहते हैं। तो भाई सम उसमें कौन कौन होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, आप सब लोग जानते होंगे। तो 3 नंबर हमारे फेवर में है। टोटल कितने नंबर है, 6 नंबर है, भाग कर दो, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ठीक है, 1/2 जहां कहीं भी हो इसका राइट आंसर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यही हम आपसे लिखने के लिए कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है तो पेन और पेपर लेके बैठिए, प्रायिकता का ये फार्मूला नोट कर लीजिए। गारंटी है कि प्रायिकता से कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी फार्मूले से रिलेटेड रहेगा। यही फार्मूला आपको यहां पे लगाना है, क्या, अनुकूल स्थिति अपान कुल स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इस प्रश्न को, किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग कितना है, 15 है। उस संख्या का ये 3/10 यहां लिखा होना चाहिए, 3/10वां भाग क्या होगा। ठीक, कह रहे हैं कोई संख्या है, उसके 1/4 का 1/3 भाग कितना है, 15 है। भाई संख्या हमें मालूम नहीं है तो संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। उस संख्या का 1/, मतलब चौथाई भाग मतलब 1/4,
का 1/3 कितना है 15 के बराबर है। अब आप ध्यान समझें, क्योंकि परीक्षा जो है स्मार्ट बच्चों के लिए है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये 1/12 आएगा, 12 कहां पे आएगा, बटे में आएगा। कोई हमारी लिखित परीक्षा नहीं है, ये ऑप्शनल परीक्षा है। जितनी जल्दी माइंड में सोचे, कम से कम लिखना पड़े। कितना लिखा है 12 बटे में लिखा है भाई, बटे में लिखा है, उधर जाएगा गुणे में जाएगा। 12 का 15 से गुणा होगा भैया, कितना होगा 180। वो संख्या हमें कितनी मिल गई। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, उसको लिखेंगे इस तरह से, x गुणे 1/12 बराबर 15, फिर x बराबर 15 गुणे 12। ये सब इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ ऑप्शन सही सेलेक्ट करना है। तो जितना माइंड वर्क आपका बढ़िया होगा, जितना आप मन में फास्ट सोच पाएंगे, आपके लिए वही बेनिफिशियल है। आपको टाइम बचाना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 48 सेकंड में करना है। तो कुछ क्वेश्चन आप ऐसे सिलेक्ट करिए जिनको आप बहुत स्पीड से 10 से 15 सेकंड में कर ले जाएं, क्योंकि 1 2 3 4 5 प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो टाइम टेकन होते हैं, उसमें हो सकता है आपका 1 मिनट लग जाए। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होना चाहिए आपका। वो संख्या कितनी हो गई भैया 180, लेकिन उस संख्या के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं उस संख्या का 3/10वां भाग बताओ। तो भाई 3/10 से गुणा कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 18 3 54। अब यहां पे 54 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ढूंढने लगो 54 कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1% के आधे को दशमलव में लिखा जा सकता है। 1% का आधा। अब इसको मन में सोचो भाई, 1%। अब कुछ बच्चे अलग अलग तरीके से लिखें। 1% का आधा मतलब आधा परसेंट, आधा परसेंट मतलब 0.5, 0.5%। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ये पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। अब 5 को 1000 से भाग करना कुछ बच्चों के लिए थोड़ा टफ होगा, उनके लिए बता रहे हैं। देखो 1 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 0, फिर 0, अभी भी कम है, फिर 0, फिर 0। 1000 का कितना 5000 हो गया। अब इसके आगे हमें लिखने का आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन ढूंढने लगो कहां पे ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन 2 बार 0 है, 5 है, ध्यान रखना, वरना गलती हो जाती है, आप इस पे टिक लगा देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि .00 2 बार 0 है, 2 0 फिर 5। तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन कि यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 80%, संख्या जब भी आपको मालूम ना हो आपको क्या मानना है, x मानना है। तो x का 80% का मतलब गुणा x का 80%, इसमें हम 80 ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आता है, संख्या प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर। संख्या हमने क्या माना था, उसी संख्या के बराबर, मतलब x के ही बराबर है। जो संख्या हमारी है उस संख्या का 80% में 80 ऐड करो जब, तो वो किसके बराबर आता है, उसी संख्या के ही बराबर आता है। तो हमें x की वैल्यू बताना है, संख्या बोल रहे हैं क्या है। तो भाई इसको काटो पीटो, 0 0 गया, 2 से ये 5 बचा, ये आ गया 4x बटे में कितना 5, प्लस में 80 बराबर x। ठीक, अब हम इस x को उधर उठा ले जाएं, 80 इधर लिखा रहने दो। तो भाई 80 इधर लिखा है, x में से 4x बटे में कितना 5। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, एलसीएम निकालो, तो ये कितना होगा 5x में से 4x चला गया, कितना बचा x बचा, बटे में 5 बचा। ये किसके इक्वल है, 80 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई किया तो 400। ठीक है, तो जितना माइंड वर्क आपका हो सकता है उतना माइंड वर्क आप करिए, कैलकुलेशन आप लिखिए मत। हम आपको उसके लिए लिख रहे हैं, उस बच्चे के लिए लिख रहे हैं जिसको मैथमेटिक्स बहुत टफ लगती है, क्योंकि डायरेक्ट हम तो कर देंगे लेकिन वो बच्चा नहीं जान पाएगा। तो हर एक बच्चे की माइंड कैलकुलेशन इक्वल नहीं होती है, तो हम उन बच्चों के लिए पूरा लिख देते हैं ताकि उन बच्चों को समझ में आ जाए कि कैसे ये हो रहा है, कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। x का मान जिसके लिए व्यंजक इतना और इतना क्या है, बराबर हो जाते हैं। भाई दोनों को बराबर रखना है, कितना 8x माइनस 13। ध्यान देखना, देखो यहां 8x है, 3x को उधर पहुंचाओगे तो यहां कितना बचेगा 5x बचेगा, है ना। यहां 2 है, 13 इधर लेके आओगे
तो 13 माइनस में है, इधर आएगा किस में आएगा, प्लस में आएगा। 2 पहले से है, कितना हो गया 15। देखो कितना आसान काम है, एक्स इकट्ठा कर लिया और जो नंबर है उसको इकट्ठा कर लिया, कितना हुआ 15 और बटे में कितना 5, कितना आया। अब यहां पे कटना पीटना नहीं है, 5 का 3 गुना है, सीधे सीधे हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा मासा कितना है 8 है, तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा। देखिए अब इसके लिए छोटा सा फार्मूला कि दो संख्याओं का, अब ये आपको कॉपी पे अपने नोट करना है क्योंकि ये है फार्मूला। अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो करने में सुबह से शाम हो जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। ये फार्मूला आपके लिए लिख रहे हैं, हमेशा कभी भी किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दोनों संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। यह है फार्मूला। कोई भी दुनिया की दो संख्याएं हो, उन दोनों संख्याओं का आप लासा निकालिए, उनका मासा निकालिए, लासा मासा को आपस में मल्टीप्लाई करिए और उन दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करिए, हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यह है फार्मूला। यह फार्मूला आपको नोट करना है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल भैया डायरेक्टली दिया है कितना 1280, यहां लिख लिया। मासा कितना दिया है 8, मासा की जगह 8 लिख लिया। लासा हमको ज्ञात करना है, लासा को फिलहाल हमने x कह दिया, 8 से डिवाइड कर देना है ना। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 एकम 8, 4 बचा 48, 8 छक 48, 160 कहां पे है, पहला ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। तो ये फार्मूला आपको नोट करना है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए जो क्वेश्चन दिया है वो मीटर और सेकंड में दिया है और जो आंसर बताना है, चाल जो बतानी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो पहले आप मीटर बटे सेकंड में निकाल लेंगे, उसके बाद में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए ये रेलगाड़ी जो है वो कितना है 300 मीटर लंबी है और जो प्लेटफार्म है वो कितना है 240 मीटर है। तो देखिए मान लो ये है हमारा प्लेटफार्म और ये है हमारी रेलगाड़ी। तो भाई रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो इस प्लेटफार्म को तो पार करना ही करना होगा उसे। उसके बाद ये डिस्टेंस अपनी भी जब पार कर जाएगी, जब ट्रेन का पीछे वाला हिस्सा यहां पहुंच जाएगा, मतलब ट्रेन को प्लेटफार्म की डिस्टेंस और अपनी डिस्टेंस ये दोनों पार करनी होगी, तब माना जाएगा कि यहां ट्रेन प्लेटफार्म से आगे निकल गई। तो ऐसे केस में जब भी प्लेटफार्म का मामला हो तो रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस है, लंबाई है, और जो प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों का एडिशन, दोनों का जोड़ जो आएगा वो हो जाएगा उसके द्वारा चली गई दूरी, तभी माना जाएगा कि हाँ ये पार कर पाई। ये मीटर में है और समय जो हमें दिया है वो किसमें दिया है 27 सेकेंड है। चाल बराबर, फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना। ये फार्मूला आपको याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 540 है, समय कितना है 27 है, ठीक। काटेंगे 27 का डबल होता है 54, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्या आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। लेकिन हमें जो चाल बतानी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है ना। तो कभी भी मीटर बटे सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो डायरेक्टली जो नंबर लिखा है इसको 18/5 से आप गुणा करेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर बटे सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करना है 18/5 से गुणा करना है। तो भाई सीधे सीधे 5 एकम 5, 5 चौको 20, 18 चौको 72, कितना आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है वो ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फार्मूला आप नोट करते रहिए, है ना, और इसको आप याद करिए। ये क्या लिखा है 125/343, पावर में क्या लिखा है 1/3। 1/3 का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो पहली बार जान लीजिए घनमूल है। घनमूल भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करना है भाई 125, हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं भाई 125 5 का क्यूब होता है। यहां पे क्या लिखा है अपान में कितना लिखा है 3 लिखा है। तो कोशिश ये करिए जो नंबर लिखा होगा वो कंफर्म है कि ऐसा ही बनेगा, वो किसी नंबर का क्यूब, यहां कितना लिखा है 3 लिखा है, तो ऐसा ही करना है आपको कि वो नंबर क्यूब ऊपर आ जाए, मतलब 3 ऊपर आ जाए। तो ये किसका होता है भाई 5/3,
क्वेश्चन जो होगा वो उसी लेवल का होगा। 343 ये किसका होता है भाई? 7 पावर 3। 7 पावर 3 कितना होता है? 343 होता है ना। और इसकी पावर में कितना लिखा है? 1/3। भाई 5 पावर 3, 7 पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 5/7 पावर में 3। जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है, ये पहली बार देख रहा है, उसको लगेगा ये कैलकुलेटिव है। कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसको लिख सकते हैं 5 पावर 3, इसको लिख सकते हैं 7 पावर 3। इसके आगे करने नहीं था, हम आपको समझाने के लिए, एक फार्मूले तक पहुंचाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। पावर का पावर से हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो भाई ये 3 ऊपर है, ये 3 नीचे है, दोनों कट जाएंगे। क्या बचेगा? 5/7। क्या बचेगा? 5/7। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो ये लिखा है 1/3 हो, 2/5 हो, कुछ भी पावर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हमने आपको अभी इसी वीडियो में बताया है कि इसको आप करिए प्राइम फैक्टराइज, यानी कि अभाज्य गुणनखंड आप करिए। तो जब आप 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 5 आएगा, उसको पावर के फॉर्म में लिख लें। 343 का करेंगे तो कितना आएगा? 7 पावर 3। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि कम से कम आपको घन और घनमूल 15 तक आपको घन 100% याद बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। मिनिमम आपको 20 तक का वर्ग अच्छे से याद होना चाहिए, और 20 से 25 तक का पहाड़ा बिल्कुल आप जबान पे बिल्कुल रट लें, तो आपको कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। 5/7 इसका डी ऑप्शन जो है वो क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का योग 13 है, उन दोनों का अंतर x है, गुणनफल कितना होगा? तो भाई दोनों संख्या हमें मालूम नहीं है। ये दिया है कि जो भी दो संख्याएं हैं उनका योग कितना आ रहा है? 13, उनका अंतर कितना आ रहा है? 1, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा ये बताना है। तो अगर आपके पास जिसे छोटा मोटा है, ये नंबर जो है बहुत छोटा है, ऐसे दो नंबर आप साथ साथ के सोचिए, क्योंकि उनका अंतर कितना है? उनका अंतर मात्र 1 है। 1 होने का मतलब ये हुआ या तो 4-3 होगा, या 5-6-5 कह दें, या 7-6 कह दें, ऐसे ही तो नंबर होगा। तो देखिए डायरेक्टली हम आपको बता रहे हैं, तो देखिए 4 और 3 का माइनस करेंगे, अंतर करेंगे, तब तो 1 आ जाएगा, लेकिन ऐड करने पर 13 नहीं आ रहा है। लेकिन 7 और 6 का अंतर देख रहे हैं कितना है? 13। 7 कितना है अंतर? 1। और 7 और 6 को जब योग करते हैं तो कितना आता है? 13। लेकिन ये छोटे क्वेश्चन के लिए मान लीजिए यहां पे कोई नंबर बड़ा आ जाए, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए देखिए क्या करना है, दो नंबर आप मान लीजिए x और y, कह रहे हैं दोनों को जब योग करते हो तो आता है 13। दोनों नंबर को अंतर करते हो, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि x जो है क्या है? y से बड़ा है। तो x और y को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 13 आता है। x में से y को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, अब आप क्या लगाइए? इलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि। y से y कैंसिल हो गया। अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 में क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो y प्लस में है, y माइनस कट गया, ये आ गया 2x, ये आ गया 14। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 7 आ जाएगी 2 से भाग करने पर। जब x 7 है, 7 उधर जाएगा माइनस में, 13 में से 7 चला गया, कितना बचेगा? 6। तो पहला नंबर मिल गया 7, दूसरा नंबर मिल गया 6, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 42। जहां कहीं भी ऑप्शन मिले लगा देना है, आगे बढ़ लेना है ना। तो अगर कोई नंबर छोटा है तो आप उसको माइंड कैलकुलेशन करिए आप, है ना। ये सोचिए कि ऐसा कोई दो नंबर हो सकता है, ये कैलकुलेशन ना करनी पड़े आपको। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर बड़ा है, अंतर 1 के बजाय कुछ और दिया है, तो ये मेथड आप लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं विलोपन विधि। ये क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से उसे 10% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ना। क्रय मूल्य पूछ रहे हैं। ठीक, 10% लाभ पर बेचने के बजाय अगर 10% हानि पर बेचे, कोई भी वस्तु अपने आप की 100% होती है। हमेशा आप जान लीजिए, कोई भी वस्तु हो अपने आप की कितनी होती है? 100%। भाई हम 100% की वस्तु रही होगी, कितनी रही होगी? 100%। ठीक है, 100% पर उसका क्रय मूल्य रहा होगा। हम इसको 10% लाभ यानी 110% पर ना बेच के हम इसको 10% हानि पर बेचे, मतलब 90% पर बेचे। यानी कि परसेंटेज में अंतर कितने का है? 20% का। अंतर कितने का है? 20%।
वैल्यू में कितना है 60 है। 20% की वैल्यू कितनी है 60 के बराबर है। 20% किसके 60 के बराबर है ना। तो 100% वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है 100%। देखिए तो एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है 20% की वैल्यू 60, 20% की वैल्यू 60 तो 100% की वैल्यू। तो एक एक नियम पर जाएंगे, बहुत फार्मूला लगाएंगे। जहां पे फार्मूला लगाना अति महत्वपूर्ण है वहां तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। जो फार्मूला बेस्ड है उसमें तो फार्मूला आपको लगाना ही है, लेकिन जहां आप बच सकते हैं वहां बचिए। देखिए 20% का कितने गुना, ये 5 गुना, तो यहां भी आप 5 गुना कर दें, कितना आ जाएगा 300, है ना। तो कभी भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस तरह से लाभ हानि का कोई क्वेश्चन हो कि 10% लाभ 10% हानि, तो भाई 100% की आप वस्तु मान लें। कह रहे हैं लाभ पर अगर बेचते तो 110% हो जाता, लेकिन लाभ पर बेचने की तुलना में 10% हानि पर यानी 90% पर बेचते हैं, तो परसेंटेज में 20% का इफेक्ट पड़ा। और कह रहे हैं 60 रुपए, 60 रुपए यानी 20% किसके इक्वल है 60 के, तो 100% यानी क्रय मूल्य कितना है, तो 20 के पहाड़े में ही आ रहा है। अब यही चीज ये 20% के बजाय 28% आ जाता, तब तो आपको मजबूरी है कि पहले 1% की वैल्यू निकालें फिर 100% की निकालें, लेकिन यहां डायरेक्ट है 20 का ये 5 गुना है तो इधर का भी 5 गुना कर दे, 300 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। मतलब 4 हिस्सा क्या है दूध है, एक हिस्सा उसमें क्या है पानी है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, तो अब आपको एक बात सोचना है भाई 45 लीटर क्या है टोटल, जिसमें दूध और पानी दोनों है ना। 45 में टोटल कितने हैं 4 हिस्सा दूध का है, एक हिस्सा पानी का है, टोटल 5 हिस्से हुए जिसमें 4 दूध पाया 1 पानी पाया। कितने हिस्से हुए 5। अब 45 के जब 5 हिस्से करेंगे तो 9 लीटर आएगा, है ना। तो 9 को 36 लीटर हो जाएगा हमारा दूध। दूध कितना होगा भाई 36 होगा। और पानी कितना होगा, पानी होगा 9 लीटर। कभी भी अलग अलग करना हो तो करने का तरीका क्या है, जो भी अनुपात दिया है इसको जोड़ लो, जोड़ने के बाद जो भी ये वैल्यू दिया है इससे इसको उस योग से क्या कर दो भाग कर दो। टोटल 5 हिस्से हुए जिसमें 4 हिस्सा दूध पाया 1 हिस्सा पानी पाया। ठीक है, किसमें से 45 लीटर मिश्रण से, है ना। तो 45 का भाई टोटल 5 हिस्सा करोगे तो 1 को 9 लीटर मिला, और 4 हिस्सा तो 9 को 36 लीटर हो गया दूध, 9 लीटर हो गया पानी। अब भाई पानी मिलाना है, क्या करना है, दूध कितना है 36 है, 9 लीटर पानी पहले था, पानी कितना और मिलाया जाए, हम कह रहे हैं x लीटर पानी और मिला देंगे तो ये अनुपात 3:2 हो जाएगा। हमने क्या कहा दूध नहीं मिलाना है, दूध तो 36 है 36 रहेगा, पानी कितना और मिला दें, तो दूध पहले है इसलिए ऊपर लिखा, पानी नीचे है, 9 लीटर पहले था और कितना मिलाया जाए, हमने कह दिया x लीटर पानी अगर और मिला दें तो ये अनुपात जो आएगा वो 3:2 यानी कि 3/2 के बराबर आएगा। यहां से इसको क्या कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक गुणा। तो 36 का 2 से करेंगे कितना आएगा 72 आएगा, 9 का 3 से 27 और ये हो जाएगा 3x, है ना। 72 में से 27 माइनस करना, चूंकि 27 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 72 माइनस 27 ये 3x के बराबर होगा, है ना। 72 में से अगर 30 माइनस कर देते, अब 72 में से 27 माइनस करना है तो 72 में से अगर 30 बाहर कर देते तो कितना हो जाता 42 हो जाता, लेकिन 27 से करना है 3 और बढ़ा दो भाई तो कितना हो गया 45। तो 45 किसके इक्वल हो गया 3x, 3 से भाग करोगे 15 लीटर पानी अगर और मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा ये मिश्रण। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, है ना। ये क्वेश्चन लगभग आपकी परीक्षा में समझ लीजिए, बस ये डिजिट चेंज हो सकती है, 45 के बजाय 60 लिख दें, अनुपात कुछ और कर दें, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है का औसत वो कितना होता है भैया n+1/2। क्या होता है फार्मूला n+1/2। देखिए फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n × n+1/2। ये भी आप जान लें, ये क्या होता है किसका फार्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग।
और जब योग के बजाय औसत पूछ ले तो एक उसमें से जो बाहर n है उसको हटा देना है। तो ये योग का फार्मूला, जिसे कहते नहीं है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का अगर हम योग पूछे तो कितना होगा, तो n की जगह हमें 10 रख देना है। तो 10 गुणे 11 हो जाएगा, बटे में 2 कटेगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है योग का फार्मूला। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला ये होता है, औसत का फार्मूला आपका ये होता है। 47 का पूछा गया है तो भाई n की जगह में 47 पुट कर देना है। 47 में 1 जोड़ोगे कितना होगा, 48 होगा। 48 को 2 से भाग करोगे कितना होगा, 24 होगा। तो सीधे सीधे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ। तो कुछ लिखना नहीं है, ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप लिख लें, याद कर लें, माइंड में सेट कर लें कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है भैया, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। तो प्रथम 47 का पूछे हैं, औसत पूछे हैं, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, n+1/2। योग पूछे हैं तो ये फार्मूला याद रखना है। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला है। जितने का पूछा जाए, यहां 29 का पूछते तो n की वैल्यू 29 हो जाएगी, यहां 28 का पूछे तो भाई n की वैल्यू 28 हो जाएगी, है ना। तो ये फार्मूला औसत के लिए कितना आसान सा है। जितने का पूछे, अगर किसी बच्चे को ये फार्मूला पहले से याद होगा, बहुत सारे लोगों को याद ही होगा, अगर याद है तो डायरेक्ट आप माइंड में कर सकते हैं, भाई जितना होता है उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग करना है। तो भाई 47 में 1 जोड़ा 48, 2 से भाग किया। हमारे ख्याल से मैक्सिमम 6 7 8 सेकंड में आप इस ऑप्शन पे टिक लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। और हम भी आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो दोनों जो यूनिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों की इकाई सेम होना चाहिए। ये चीज हमें किसमें दिया है, ग्राम में दिया है। किसमें दिया है, ग्राम में। ये किसमें दिया है, किलोग्राम में। सब लोग जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 40 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, किसको निकालना है भाई, 40। अब जब भी कोई मामला हो तो अपनी पढ़ाई लिखाई पे आ जाओ। ऐसा मानो 1000 नंबर का प्रश्न था, 40 नंबर हम पाए हैं। कितने नंबर पाए हैं, 40 पाए। जितना पाए हो उसको ऊपर लिख लो, जितने में पाए हो पूर्णांक कितना था ये नीचे लिख लिया। प्रतिशत बनाना है, 100 से गुणा करना है। क्या करना है, 100 से गुणा करना है। ये बन गया हमारा प्रतिशत। हमेशा जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन हो, प्रतिशत बताना हो, तो जितना है जिसका निकाल रहे हो जो उसको मान लो अपना प्राप्तांक कि हम पाए हैं। कितने में पाए हो भैया, 1000 ग्राम में पाए हो, तो वो 1000 मान लो हमारा पूर्णांक था। तो फार्मूला क्या, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। बस यहां पे 2 जीरो, तो इस 2 जीरो को निपटा ले गया, ये जीरो ये चला गया, कितना आ गया भाई, 4% आ गया, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्रतिशत निकालें तो दोनों की डिजिट्स यानी कि दोनों का जो यूनिट है, इकाई जो है वो सेम होना चाहिए। ये ग्राम में था, किलोग्राम में था, तो ये नहीं कि यहाँ ग्राम किलोग्राम, तब आप नहीं निकाल पाएंगे। दोनों का इकाई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर हमारी अच्छी लग रही हो तो आप इसको लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर डे आपको मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट, एक सेट जरूर मिलेगा, पर डे मिलेगा। 2 पार्ट में हम एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। टोटल 38 क्वेश्चंस हैं, 19 क्वेश्चंस पर डे आपको बेहद इंपॉर्टेंट, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है, वो मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 कलमे खरीदता है और वो 1 रुपए में 15 कलमे बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ये क्वेश्चन इस टाइप से बिल्कुल लगभग आप मान के चलिए इस टाइप से परीक्षा में पूछा जाएगा 99%। वो डिजिट चेंज हो सकती है कि 1 रुपए के बजाय वहां 10 रुपए कर दें, 25 कलमे के बजाय, कलम के बजाय कुछ और कर दें। तो जब भी इस तरह से लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाए या पूछ लिया जाए कि लाभ होगा कि हानि होगी, तो इसके लिए हम आपको बेहद शानदार ट्रिक बताने जा रहे हैं। बेहद शानदार ट्रिक क्या है भैया, पहले लिखा जाता है क्रय मूल्य। क्या लिखा जाता है, क्रय मूल्य। फिर क्या लिखा जाता है, विक्रय। विक्रय मतलब बेचने वाला, क्रय मतलब हमने जो खरीदा है जितने में। ठीक है, तो पहले हम खरीदने की बात करेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। फिर हम बेचने की बात करेंगे, कितने रुपए में, यहां लिख लो, यहां रुपया की बात हो रहा है, सामान की बात हो रही है। सामान चलो कलम की बात हो रही है या पुस्तक की बात हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। 1 रुपए में 25 कलम, तो भाई 1 रुपए में कितना खरीदते हैं, 25 कलम हो, दवा तो हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भाई 1 रुपए में 25 चीजें मिल रही हैं हमको। ठीक है, ये मिलने वाला हो गया। विक्रय 1 ही रुपए में कितना है भाई,
15 है। कितना है? 15 है ना, इसको 15 लिखा है। ठीक, ये आपने लिख लिया। अब ये आपको पहली बार आप देख रहे हैं, पहली बार इस ट्रिक को समझ रहे हैं, इसलिए बहुत आराम से इसको आपको समझा रहे हैं। जो पहले खरीदे हो पहले वो लिखना, फिर जितने रुपए में जितना है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ 1 के बजाय कुछ और लिख देता कि 2 रुपए में 15 बेचता है, ऐसा लिख लिया आपने। इसको तिर्यक गुणा कर दिया, 25 का 1 से गुणा 25, इसका 15। अगर इधर वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है तो लाभ होगा, इधर वाला नंबर यानी लेफ्ट साइड वाला नंबर बड़ा है इस वाले नंबर से, राइट साइड से, तो क्या होगा? लाभ होगा। ये बड़ा है तो लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है भैया, कितना है? 10 है। राइट साइड में अपान में हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू ही लिखी जाएगी, ये गारंटी है। बस इन दोनों का डिफरेंस अपान में हमेशा राइट साइड की वैल्यू ही लिखी जाएगी, ये आपको याद रखना है। तिर्यक गुणा किया, लेफ्ट साइड वाला बड़ा है तो लाभ, लेफ्ट साइड वाला छोटा है तो हानि, इक्वल आ रहा है दोनों तो न लाभ न हानि, है ना। अब इसको आप गुणा भाग कर लें, तो भाई 5 से काट दो इसको 2, ये 3, 200 को 3 से भाग करेंगे भाई ये 200 हो जाएगा। 200 को 3 से अगर आप भाग कर रहे हैं तो 66 सही 2/3, ये तो बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। 200 को अगर 3 से भाग करते हैं तो कितना आता है? 66 सही 2/3 कह दो या 66.66 कह दो, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, पहले खरीदने वाला फिर बेचने वाला, कितने में कितना खरीदे, कितने में कितना बेचे, वो लिख लिया। तिर्यक गुणा किया, लेफ्ट साइड वाला बड़ा आया तो लाभ, छोटा आया तो हानि। निकालने का तरीका क्या? हमेशा सेम, दोनों का डिफरेंस टॉप पे, राइट साइड वाला चाहे लाभ हो चाहे हानि हो कुछ भी हो, हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू ही अपान में लिखी जाएगी, ये बात ध्यान रखना है। और प्रतिशत में बताता है इसलिए 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, वो 100 वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ये 3 पावर x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 पावर x। 3 पावर x की वैल्यू कितनी है? 1/81, है ना। तो x की वैल्यू पूछ रहा है भाई, x की वैल्यू क्या होगी? कभी भी किसी भी वेरिएबल यानी कि चर का मान अगर पूछा जाए, मतलब x का मान पूछा जा रहा है, तो x है कहां? वही घात में है। ऐसे कंडीशन में बिना कंपेयर के, बिना तुलना किए हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। आप सोच रहे हैं किससे तुलना करेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान दें। क्या लिखा है भाई? 3 पावर x, लेफ्ट साइड लिखा रहने दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। फिर वही काम, इसका अभाज्य गुणनखंड करें, तो भाई अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 81 का जब करते हैं तो 3 3 3 3, 3 जो है 4 टाइम्स आता है, तो 3 पावर 4। लेकिन ये अपान में लिखा है, ये भाई साहब ऊपर लिखे हैं, तो दोनों को तुलना करेंगे तो दोनों एक जैसे होने चाहिए। किसी भी चीज को, किसी भी नंबर को जब नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ लेके आते हैं तो उसकी जो पावर पॉजिटिव होती है तो निगेटिव हो जाती है, निगेटिव होती है तो पॉजिटिव हो जाती है। अब देखिए दोनों का बेस क्या है? इक्वल है, तो इसकी घात भी इक्वल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बीच में क्या लगा है भाई साहब? इक्वल का साइन लगा है। इक्वल है तो इसकी पावर भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो x की जगह पर क्या होना चाहिए? -4। -4 जहां कहीं भी मिले क्या करना है? आंसर पे टिक लगा देना है। तो क्या ध्यान रखना है? जिसका मान निकालना था वो घात में था, ऐसी कंडीशन में हम बिना तुलना किए काम नहीं कर पाते हैं। तुलना करने के लिए जो भी नंबर लिखा है इसको आप क्या करें? प्राइम फैक्टराइज करें, अभाज्य गुणनखंड उसका करें। 3 पावर 4 आया, ये ऊपर लिखे हैं, इनको भी ऊपर लेके जाओ। दोनों का आधार समान है तो इसकी घात भी समान होनी चाहिए, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई -4, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है? 5 पुस्तकें और 4 कापियों का मूल्य 85 रुपए है। क्या 5 पुस्तक हैं? देखो क्या लिखा है भाई, 5 पुस्तक हैं, 5 पुस्तक हैं, है ना, और यानी कि प्लस में 4 कापियां हैं। अब देखो इसको हम पूरा करेंगे नहीं, ये आपको बिना किए बस ये इतना हमने लिख दिया भाई। 5 पुस्तक और 4 कापी कहीं किसी दुकान पे खरीदने गए तो 85 रुपए मिला। हमको ये पता चला भाई एक पुस्तक 15 रुपए की, कितने की है? 15 रुपए। तो भाई एक पुस्तक 15 रुपए है तो 5 पुस्तक कितने हो जाएगी? एक पुस्तक 15 रुपए तो 5 पुस्तक कितने की? 75 रुपए। 15 बचे 75। तो 75 रुपए तो हमने क्या खरीद लिया? केवल पुस्तक खरीदा है।
तो 75 रुपए पुस्तक हुआ, टोटल 85 रुपए दिया, तो 4 कॉपी कितने में खरीदा होगा? 10 रुपए में खरीदा होगा। और 4 कॉपी 10 रुपए खरीदे हो, तो क्वेश्चन कह रहे हैं एक कॉपी का मूल्य बताओ। तो 4 कॉपी 10 रुपए, तो एक कॉपी 10/4, 10 को 4 से भाग कर दो। तो 10 को जब 4 से भाग करो कि भाई 2.5 रुपए की कॉपी पड़ेगी। कितने पड़ेगी? 2.5 रुपए की। कैसी लगी हमारी वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें। पर डे आपको एक वीडियो मैथमेटिक्स पर जरूर मिलेगी, तो इसके लिए आप जो है इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।